दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रंजीत सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियां में। आज की कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी को डिटेल से जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की, जो कि अब प्रयागराज हो चुका है। इसी इलाहाबाद शहर में एक थाना लगता है करेली, और इसी थाना के अंतर्गत एक इलाका आता है नया पुरवा। और यहीं पर समाचार पत्र विक्रेता माधव प्रसाद अपनी 3 बेटियों के साथ रहते थे। 7 जनवरी 2017 की सुबह करेली थाने में फोन की घंटी बजती है। कॉल करने वाले ने बताया कि इलाके में 2 लोगों की हत्या हो गई है। सूचना मिलते ही करेली थाने की पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना हो गई। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि हत्यारे ने समाचार पत्र विक्रेता माधव प्रसाद और उनकी बेटी अर्चना की बेरमी से हत्या कर दी थी। 55 वर्षीय माधव प्रसाद की लाश कमरे के अंदर पड़ी थी, जबकि 29 वर्षीय अर्चना की लाश घर के आंगन में थी। घटनास्थल का मंजर इतना वीभत्स था कि किसी का भी दहल जाए। दोनों के सिर, चेहरे और माथे पर गंभीर चोटों के निशान थे। उनकी हत्या धारदार हथियार से गला रेतकर की गई थी। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। घर के सामान की स्थिति को देखकर स्पष्ट था कि यह लूटपाट का कोई मामला नहीं था। कमरे में रखी अलमारी अपनी जगह पर सही सलामत थी और मृतका का मोबाइल भी वहीं मौजूद था। घटनास्थल की स्थिति में पुलिस को 3 अहम बातें समझ आई। पहली, ये कि मामला लूटपाट का कतई नहीं था। दूसरी, हत्यारे मृतकों के परिचित थे। और तीसरी, हत्या कांड को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया था। डॉग स्क्वाड ने घर के आंगन में जांच की, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिल सका। फॉरेंसिक टीम ने खून के नमूने और अन्य सबूतों को जांच के लिए इकट्ठा कर लिया। घटना की खबर फैलते ही लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। माधव प्रसाद की पत्नी का कई साल पहले निधन हो चुका था और उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। उनके 3 बेटियां थी, अर्चना, सुलोचना और वंदना। अर्चना की शादी 4 साल पहले पिपरी, कौशांबी के गांजा चिल्ला में राजू भारतीय से हुई थी। लेकिन शादी के बाद पति पत्नी के रिश्ते में अनबन हो गई। अनबन इतनी बढ़ गई कि अर्चना अपने पति को हमेशा के लिए छोड़कर मायके आ गई थी। 1 साल पहले अर्चना ने बेनीगंज निवासी विश्वजीत सिंह से प्रेम विवाह कर लिया था। हालांकि वो अपने पिता की देखभाल के लिए अक्सर उनके साथ ही रहती थी। अर्चना से छोटी सुलोचना ने 1 साल पहले सुलेम सराय के रहने वाले साहिल उर्फ वीरू से प्रेम विवाह कर लिया था। वो अपने पति के साथ मुंडेरा में किराए के मकान में रह रही थी। सबसे छोटी बहन वंदना अपने पति अजय के साथ ससुराल में सुखी जीवन बिता रही थी। माधव प्रसाद की मौत की खबर सुनकर वंदना, उसके पति अजय और कुछ अन्य रिश्तेदार तुरंत उनके घर पहुंचे। हैनी की बात यह थी कि वारदात के दौरान आसपास के किसी भी व्यक्ति को कोई आहट या शोर सुनाई नहीं दिया था। 7 जनवरी 2017 की सुबह अर्चना का पति विश्वजीत घर पहुंचा। उसने सबसे पहले 5 जनवरी की शाम अर्चना से आखिरी मुलाकात की बात बताई। अगले दिन यानी 6 जनवरी की शाम वो फिर से अर्चना से मिलने आया, लेकिन घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। उसने कई बार अर्चना को फोन किया, लेकिन घंटी बजने के बावजूद भी कोई जवाब नहीं मिला। यह स्थिति विश्वजीत को असामान्य लगी। बिना बताए माधव प्रसाद और अर्चना ने कभी घर नहीं छोड़ा था। इसके अलावा उनका कहीं जाने का कोई प्लान भी नहीं था। विश्वजीत को पूरा यकीन था कि कुछ अनहोनी हो चुकी है। चिंता से परेशान विश्वजीत ने 7 जनवरी की सुबह पड़ोस की दीवार फांदकर घर में दाखिल होने का फैसला किया। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, भीतर का नजारा देखकर वो सन्न रह गया। कमरे में माधव प्रसाद की लाश पड़ी थी और आंगन में अर्चना की खून से सनी लाश पड़ी थी। विश्वजीत ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी विपिन टाड़ा, सीओ रुपेश सिंह और करेली थाना के प्रभारी जितेंद्र कुमार सिन्हा पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। अब तक की जांच से यह साफ था कि मामला जितना सीधा लग रहा था उतना था नहीं।
पुलिस को हर सुराग को जोड़ते हुए ये पता लगाना था कि आखिर इस खौफनाक वारदात के पीछे कौन था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मृतकों के शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। विश्वजीत की शिकायत पर अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया, क्योंकि ये दोहरे हत्या कांड का मामला था और इसमें कोई लूटपाट जैसी घटना नहीं हुई थी, इसलिए पुलिस इसे पूरी गंभीरता से ले रही थी। एसएसपी शरद माथुर ने इस मामले को प्राथमिकता देते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द इस हत्याकांड का खुलासा किया जाए। एसपी विपिन टाड़ा के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया। पुलिस को हत्या की वजह समझने के लिए मृतकों के रिश्तेदारों और आसपास के लोगों से मिली जानकारी ने नए पहलू उजागर किए। पूछताछ में पता चला कि इस हत्याकांड को 5 जनवरी की रात में अंजाम दिया गया था। ये अनुमान इसलिए लगाया गया क्योंकि उसी दिन शाम को अर्चना का पति विश्वजीत उससे मिलकर गया था और तब तक सब कुछ सामान्य था। जांच के दौरान पुलिस को माधव प्रसाद के परिवार में चल रहे संपत्ति विवाद के बारे में जानकारी मिली। माधव प्रसाद 3 भाइयों में से एक थे। उनका भाई राम अवतार उनके साथ रहता था, जबकि तीसरा भाई राम स्वरूप अलग मकान बनाकर अपनी पत्नी और बेटों के साथ रह रहा था। राम अवतार और उनकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। उनकी मौत के बाद उनका हिस्सा माधव प्रसाद के पास आ गया था, लेकिन राम स्वरूप और उनके बेटों को यह बात नागवार गुजर रही थी। वो राम अवतार के हिस्से पर अपना हक जताने लगे। इस विवाद के कारण रिश्तों में खटास इतनी बढ़ गई थी कि माधव प्रसाद और राम स्वरूप के बीच बोलचाल तक बंद हो गई थी। पुलिस ने संपत्ति विवाद के चलते माधव प्रसाद के भाई राम स्वरूप और उनके बेटों से पूछताछ की, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। इस दौरान पता चला कि माधव प्रसाद की दूसरी बेटी सुलोचना 3 जनवरी से लापता थी। पुलिस का शक सुलोचना के पति साहिल पर गया, क्योंकि वो अक्सर उससे झगड़ा करता था और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराई थी। पुलिस ने साहिल को संदिग्ध मानकर उसकी कॉल डिटेल्स और लोकेशन खंगाली। घटना वाली रात उसकी लोकेशन नया पूर्वा में ही मिली और एक अन्य नंबर पर उसकी लगातार बातचीत का पता चला। उस नंबर की लोकेशन भी वही थी। पुलिस साहिल को थाने लाकर पूछताछ शुरू की। पहले तो वो इस मामले में होने से साफ मुकर गया, मगर जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो साहिल टूट गया और उसने कबूल किया कि उस साथ ने अपने बहनों योगेश के साथ मिलकर माधव प्रसाद, अर्चना और अपनी पत्नी सुलोचना की हत्या की थी। साहिल ठेके पर हलवाई का काम करता था और स्वभाव से बेहद रसिक मिजाज का था। सुलोचना से शादी के कुछ महीनों बाद ही वो सुमन नाम की महिला के प्यार में पड़ गया और चुपके से उससे भी शादी कर ली। सुमन को उसने अपने पैतृक घर में रखा था, जबकि सुलोचना के साथ वो अलग रहता था। साहिल दोनों पत्नियों को धोखे में रखकर खुद को बेहद चालाक समझता था। दिन में वो सुमन के साथ समय बिताता और रात में सुलोचना के पास लौट आता था, लेकिन उसकी ये चालाकी ज्यादा दिन नहीं चल सकी। जब सुलोचना को उसकी दूसरी शादी की सच्चाई पता चली तो उसने हंगामा खड़ा कर दिया। दोनों के बीच लगातार झगड़ा होने लगे। साहिल को लगा था कि कुछ दिन की लड़ाई झगड़े के बाद सुलोचना शांत हो जाएगी और सब पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन सुलोचना का गुस्सा शांत होने के बजाय और बढ़ता गया। एक दिन सुलोचना ने साहिल से साफ साफ कह दिया कि उसे सुमन को छोड़ना होगा, वरना वो उसे छोड़ देगी। साहिल ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। इसके बाद सुलोचना ने साहिल की दूसरी शादी के बारे में अपनी बहनों को बता दिया। बहनों ने भी साहिल पर दबाव बनाने की सलाह दी ताकि वो सुमन को छोड़ दे। सुलोचना लगातार साहिल पर सुमन को छोड़ने का दबाव डालने लगी। साहिल उसे बार बार समझाने की कोशिश करता और बहाने बनाकर मामले को टालता रहा, लेकिन एक दिन सुलोचना ने उसे पुलिस में जाने की धमकी भी दे डाली। सुलोचना की धमकी से सही डर गया। वो एक फितरती सोच का इंसान था और रोज रोज के झगड़ों से परेशान हो गया था। उसे डर था कि अगर सुलोचना इसी तरह करती रही तो एक दिन वो उसे जेल भिजवा सकती है। 1 जनवरी को भी दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ।
इसके बाद साहिल ने मन ही मन तय कर लिया कि वो सुलोचना को रास्ते से हटा देगा। 2 जनवरी की रात साहिल सुलोचना के पास ही रुका था। आधी रात के वक्त जब सुलोचना गहरी नींद में सो रही थी, साहिल ने उसके गले में दुपट्टा कसकर फांसी लगा दी। जैसे ही गले पर दबाव पड़ा, सुलोचना की आंखें खुली और उसने साहिल को देखा। मौत को सामने देखकर उसने बचाव के लिए हाथ पर चलाए, लेकिन साहिल ने उसे काबू कर लिया। कुछ ही देर में सुलोचना ने तड़पते हुए दम तोड़ दिया। हत्या करने के बाद साहिल वही लाश के पास सो गया। अब उसे लाश को ठिकाने लगाने की चिंता सताने लगी। उसने शाम को अपने बहनोई योगेश को फोन किया और दोनों ने मिलकर लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में दोनों सुलोचना की लाश को मोटरसाइकिल पर रखकर करीब 8 किलोमीटर दूर कानपुर हाईवे पर मुंडेरा कस्बे में ले गए। पहचान मिटाने के लिए साहिल ने सुलोचना के चेहरे को पत्थर से कुचला और लाश को तालाब में फेंकने से पहले उसके साथ एक बड़ा सा पत्थर बांध दिया ताकि वो पानी से ऊपर ना आ सके। इसके बाद दोनों आश्वस्त होकर अपने अपने घर लौट आए। अगले दिन साहिल ने माधव प्रसाद और उसके दोनों दामादों को सुलोचना के गायब होने की खबर दी। उसने बताया कि सुलोचना उससे नाराज होकर बिना बताए कहीं चली गई है। इसके बाद वो ससुराल पहुंचा और साली अर्चना को भी सुलोचना के गायब होने की बात बताई। ये सुनकर अर्चना परेशान हो गई और उसने साहिल को धमकी दी कि अगर सुलोचना नहीं मिली तो वो उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगी। ये धमकी साहिल के लिए खतरे की घंटी साबित हुई और वो घबराया हुआ था। साहिल की रातों की नींद उड़ गई। उसे डर था कि अगर अर्चना और उसके पिता ने उसके खिलाफ कुछ किया तो उसकी मुश्किलें बढ़ सकती है। अब उसकी हैवानियत भरी सोच ने एक नया मोड़ लिया। उसने एक और खौफनाक फैसला लिया। उसने तय किया कि अर्चना और माधव प्रसाद को भी रास्ते से हटाना पड़ेगा। साहिल जानता था कि माधव प्रसाद का प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था और इससे पूरा शक उसके भाई पर जाएगा, जो उसकी योजना को अंजाम देने में मदद कर सकता था। 5 जनवरी की रात साहिल अपने बहनोई योगेश के साथ चाकू लेकर ससुराल पहुंचा। अर्चना कुछ देर में आने की बात कहकर घर से बाहर चली गई थी। इस मौके का फायदा उठाते हुए दोनों ने घर में रखे छोटे मूसल से माधव प्रसाद की हत्या कर दी। इसके बाद दोनों अर्चना के लौटने का इंतजार करने लगे। जैसे ही अर्चना घर के अंदर आई, उसने खून खराबा देखा तो शोर मचाने के लिए बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन साहिल और योगेश ने उसे पकड़ लिया और आंगन में गिराकर साथ में लाए चाकू से उसका गला काटकर हत्या कर दी। बाप बेटी की हत्या करने के बाद घर में बाहर से ताला लगाकर वो दोनों फरार हो गए। साहिल ताला अपने साथ लेकर आया था और ये योजना पहले से बनाई हुई थी। पूछताछ के बाद पुलिस ने साहिल की निशानदेही पर सुलोचना की लाश भी तालाब से बरामद कर ली, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साहिल ने सोचा था कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसकी क्रूरता और योजना को देखकर हर कोई हैरान रह गया। अंततः पुलिस ने साहिल और योगेश की चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है, ताकि आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और कहां से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।